Hi everyone, this is Asa Dubey and welcome back to the another video of the excretion. आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीशन किस तरह से होता है। हमने स्टार्टिंग वाले वीडियो में पढ़ा कि एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है एंड नाइट्रोजनस वेस्ट के बेसिस पे, उनके नेचर के बेसिस पे कितने टाइप के एनिमल्स डिवाइड किए गए। बेसिकली अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग में किस टाइप का एक्सक्रीशन होता है एंड कैसे होता है, यहाँ पे कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। स्टार्ट करते हैं अब। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स, अगर आप इस फिगर को देख रहे हो तो हमने 6th 7th 8th क्लासेस में अक्सर इस फिगर से कहीं ना कहीं फैमिलियर हुए होंगे। तो ये क्या है, ये फिगर हमें पता चल रहा है, यहाँ पे ये बीन शेप के जो दो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इनके बारे में भी हमें एक बार पढ़ाया तो गया ही है, ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसी सिस्टम के बारे में। इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है ह्यूमन का, तो पूरा नाम है इसका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर टेरेस्ट्रियल एनिमल। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि ह्यूमन बीइंग मैमल्स होते हैं, ठीक है, और मैमल्स में जो टेरेस्ट्रियल वाले होते हैं, मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक एनिमल, यूरियोटेलिक का मतलब क्या है कि इनका जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट होगा वो यूरिया के फॉर्म में होगा, मतलब ये जो भी चीजें एक्सक्रीट कर रहे होंगे वो होगा यूरिया के फॉर्म में। वही चीज है, यूरिया इज द मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट। ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बताया जा रहा है, ह्यूमन बीइंग्स आर यूरियोटेलिक एनिमल्स एंड यूरिया इज द मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट। The main excretory structure in human being are one pair of bean-shaped organ called kidney. This is very important. ये क्या है, किडनी है प्रेजेंट, बट कैसी है, वन पेयर ऑफ, और इनके शेप के बारे में बताया जा रहा है, दैट इज बीन शेप। जो बीन सबने देखा है भाई, बीन शेप के ही किडनीज होती है, हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो ह्यूमन बीइंग में मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो एक पेयर प्रेजेंट होता है। एक पेयर का मतलब है दो, मींस क्या है, ह्यूमन बॉडी में किडनीज दो प्रेजेंट होती हैं, दैट इज वन पेयर। कहाँ पे लोकेटेड होंगी, तो हमें पता है थोरैसिक कैविटी के नीचे, जो थोरैसिक वाला पार्ट होता है उसके नीचे प्रेजेंट होता है ये एब्डोमेन। एब्डोमेन में ही स्टमक प्रेजेंट होते हैं, लीवर प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइन वगैरह होते हैं। यहीं पे एब्डोमेन में डॉर्सल साइड पे वन पेयर प्रेजेंट है, मतलब दोनों साइड पे प्रेजेंट होंगी। डॉर्सल साइड पे हमारी किडनीज प्रेजेंट होती है। डॉर्सल का मतलब दिया हुआ है, कंफ्यूज नहीं करेंगे, डॉर्सल का मतलब होता है बैक साइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। यहां से हम अगर इस फिगर को देखते हैं, ये पूरा फिगर हमको जो दिया हुआ है, दिस इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में कई सारी नर्व्स, कई सारे ट्यूब्स और फिर किडनी, ये सारे इंक्लूडेड है। इंक्लूड होके साथ साथ ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर एक्सक्रीटरी सिस्टम का है। अब हम इस यूनिट की बात कर रहे हैं, जो मेन ऑर्गन है, मेन ऑर्गन हमारा किडनी है, तो हम किडनी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। किडनी के बारे में बताया जाता है, ईच किडनी इज वेरी स्मॉल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, बहुत छोटे स्ट्रक्चर होती है। और छोटे में भी हम कहते हैं कि जो ह्यूमन का फिस्ट होता है, हार्ट के बारे में भी हमने पढ़ा था, और किडनी के बारे में भी सेम चीज है कि ह्यूमन के फिस्ट के साइज का होता है। साइज के बारे में कुछ मेजरमेंट दी हुई है, 10 × 5 × 3 सेंटीमीटर होती है। और फिर अगर हम वेट की बात करते हैं तो ये 125 to 170 और 175 ग्राम होता है। बट दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, बट एक अप्रोक्सीमेट लगभग वाली वैल्यू दे दी गई है। The concave surface of kidney bears a large opening called hilum. अब ये concave surface क्या है, हमें पता है हमारी दोनों किडनीज ऐसे प्रेजेंट होती हैं, तो इनका जो ये वाला शेप है, ठीक है, ये केव की तरह वाला जो ओपनिंग है, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव सरफेस। अब इस कॉनकेव सरफेस पे एक लार्ज ओपनिंग प्रेजेंट होती है, दोनों सरफेस पे प्रेजेंट होगी। लार्ज ओपनिंग को बोलते हैं हाइलम। ये जो लार्ज ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड हाइलम।
अब इस ओपनिंग का काम क्या है? इस ओपनिंग के थ्रू आर्टरीज और नर्व्स किडनी के अंदर एंटर करेंगी, क्योंकि वहां के भी इंपल्सेस हमें पता चलते रहे। तो इस हाइलम के थ्रू एंटर करती हैं आर्टरी एंड कुछ नर्व्स होती हैं, ठीक है, ये एंटर करेंगी और यहां से किडनी को लीव करती हुई इसी ओपनिंग से वेन्स एंड यूरेटर आते हैं, ठीक है। अभी ये स्ट्रक्चर हम उधर फिगर में देखते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक इस कॉन्केव सरफेस पे एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, उस ओपनिंग को हाइलम कहा जाता है। और फिर इसी हाइलम के थ्रू, यहाँ पे आप फिगर में देखो, इसी हाइलम के थ्रू आर्टरी और नर्व्स बाहर की अंदर की तरफ जाते हैं एंड वेन्स और यूरेटर, ये वाली जो पाइप हमें दिख रही है ये होती है यूरेटर, ये बाहर की तरफ आती है। यही सेम चीज इधर कहा गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इंटरनली, मतलब अंदर की तरफ किडनी में क्या होता है, कंटेन्स अ लार्ज फनल शेप्ड स्पेस, फनल की तरह स्पेस प्रेजेंट होता है, उस स्पेस का नाम है पेल्विस। ये चीजें हम याद रखेंगे, इनका बहुत काम पड़ने वाला आगे। ये फिगर हमें फाइनली दिख रहा है। अगर हम एक्सटर्नल व्यू देखते हैं, ये बीन शेप का दिख रहा है, ये किडनी है। एक्सटर्नली इसको आप देखोगे तो बीन शेप का दिखता है। आफ्टर डाइसेक्शन, डाइसेक्शन के बाद हमें कैसा दिख रहा है, यहाँ पे इनका फाइनल फिगर दिखाया गया हमें। हमने बात की कि एक इसके कॉन्केव सरफेस पे ओपनिंग प्रेजेंट होती है, ओपनिंग का नाम है हाइलम। हाइलम से एंटर करती है रीनल आर्टरी और कुछ नर्व्स, और यहां से बाहर की तरफ आती है रीनल वेन्स एंड ये वाली फिगर में आप देखो यूरेटर, ये बाहर की तरफ निकल रहा है यूरेटर वाला। और फिर इधर एक लार्ज फनल शेप स्पेस प्रेजेंट होता है, उस स्पेस को हम बोलते हैं पेल्विस। इतना क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज की बात आ गई कि किडनी के बारे में हर जगह पूछा जाने वाला क्वेश्चन क्या चीज है, वो किडनी के बारे में इंपॉर्टेंस बता रहा है। ईच किडनी कंटेन्स, ईच किडनी मतलब अगर हम बात करते हैं दोनों स्ट्रक्चर की, मतलब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या, ईच किडनी मतलब हम दोनों की बात करेंगे, जिधर भी ईच का यूज होगा वहां हम खुद से समझेंगे। ईच किडनी कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फिल्टरिंग यूनिट्स, ये इंपॉर्टेंट है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फिल्टरिंग यूनिट्स, और इसी यूनिट को हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन के बारे में बताया जा रहा है, नया वर्ड आया हमारे पास, दैट इज नेफ्रॉन। हर एक किडनी के पास बहुत ज्यादा नंबर में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन क्या है, फिल्टरिंग यूनिट्स, और नंबर इनका कितना होता है, अप्रोक्सीमेट 1.2 मिलियन। एक किडनी की हम बात कर रहे हैं, एक किडनी में हमारे अप्रोक्सीमेट 1.2 मिलियंस ऑफ द नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन क्या है, ये स्मॉल फिल्टरिंग यूनिट्स होते हैं। अगर हम नेफ्रॉन के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे कोई चीज प्रेजेंट है तो उसका कुछ ना कुछ काम होगा। तो यहाँ पे इनका काम क्या है कि ये हमारी बॉडी के ब्लड को फिल्टर करते हैं, मींस फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इनका काम है, एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। हमें पता है हमारी बॉडी से यूरिन के फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सक्रीशन होता है, तो यूरिन का फॉर्मेशन इसी पार्ट नेफ्रॉन में होता है। नेफ्रॉन के बारे में दो इंपॉर्टेंट चीजें, इनका काम क्या है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, एंड सेकेंड वन इज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ये यूरिन का फॉर्मेशन करेंगे। अब यूरिन क्या है, अभी हमने पढ़ा कि ये नेफ्रॉन्स फॉर्म करेंगे यूरिन का, गोज टू पेल्विस एंड देन टू यूरेटर। इस स्ट्रक्चर में आप देखो, यहाँ पे ये पेल्विस है, नेफ्रॉन्स ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, एक यूनिट में अप्रोक्सीमेट 1.2 मिलियंस ऑफ द नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर्स नेफ्रॉन के हैं। ये नेफ्रॉन कलेक्ट करते हैं, यूरिन का फॉर्मेशन करेंगे, वो यूरिन फर्दर जाएगी इस पेल्विस में, पेल्विस के थ्रू ये यूरेटर से होकर यूरेथ्रा में चली जाती है। अब हम देखते हैं यहाँ एक एक चीज। हमने यूरिन की बात की, यूरिन क्या हो गया, नेफ्रॉन ने यूरिन का फॉर्मेशन किया, ये यूरिन फर्दर पेल्विस में जाएगी, पेल्विस में जाने के बाद इनको यूरेटर में भेज दिया जाता है। अब ये यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में पोर कर दिए जाते हैं। नाउ व्हाट इज दिस यूरिनरी ब्लैडर,
यूरिनरी ब्लैडर के बारे में एक सिंपल चीज है, हमारी बॉडी में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस पाउच में यूरिन को फिल करके रखा जाता है। और ये फिल करके कब तक रखा जाएगा हम देखते हैं। यूरिनरी ब्लैडर इज अ पियर शेप्ड मस्कुलर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन लोअर एब्डोमेन। हमारी लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। लोअर एब्डोमेन को हम बोलते हैं पेल्विक कैविटी। इट सर्व्स टू स्टोर द यूरिन टेम्परेरीली। ये हमारे यूरिन को कुछ समय के लिए स्टोर करके रखता है। स्टोर तब तक करके रखेगा जब तक वो पाउच फिल नहीं हो जाती। पाउच के फिल होते ही हमारी नर्व्स को इम्पल्स मिलता है कि अब इस यूरिन को पास आउट करने का टाइम आ गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम यूरिन नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। ये किडनी का स्ट्रक्चर है। किडनी के स्ट्रक्चर में यहाँ पे हर एक जगह 1.2 मिलियन, पूरा अगर काउंटिंग देखा जाता है तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है 1.2 मिलियन की। तो इस स्ट्रक्चर में हर एक जगह पे नेफ्रॉन प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा अमाउंट में। अब अगर इनको जूम किया जाता है, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, तो इनको जूम करने के बाद कुछ इस तरीके से कॉइल्ड स्ट्रक्चर हमें मिलता है। कॉइल्ड स्ट्रक्चर के बारे में हम तब पढ़ेंगे जब हम एक एक पार्ट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन का एक और नाम है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे जनरल साइंस में, जनरल नॉलेज में ये चीजें पूछ ली जाएंगी कि किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या होता है या फिर नेफ्रॉन ही क्या होता है। ठीक है, तो आप एक बेसिक सा आंसर लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाने हैं। दीज आर वेरी स्मॉल। स्मॉल का मतलब है बहुत छोटे, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, नेकेड आइज से विजिबल नहीं होंगे। ईच किडनी कंटेन्स अबाउट 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपने माइंड में बिठा लो। नेफ्रॉन सर्व्स टू फिल्टर द ब्लड एंड फॉर्म यूरिन। नेफ्रॉन का काम क्या होता है? ब्लड को फिल्टर करना, मींस फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। इनका दो ही काम है, ये ब्लड को फिल्टर करेंगे हमारी बॉडी के एंड यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हम देखते हैं नेफ्रॉन इज इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग कॉइल ट्यूब। द डायमीटर ऑफ द ट्यूब इज वेरिएबल इन डिफरेंट पोर्शन। ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल है, बस क्या है कि एक लॉन्ग है बट कॉइल्ड ट्यूब है। ठीक है, और इस कॉइल्ड ट्यूब की खासियत क्या है? इनका डायमीटर हर एक जगह वेरी करता है, कहीं भी डायमीटर इनका सेम नहीं होगा। नेफ्रॉन के कई सारे पार्ट्स होते हैं, पोर्शन है। पहला है बॉमन्स कैप्सूल, कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, हेनलेज लूप एंड कलेक्टिंग डक्ट। इन्हीं चार पार्ट से, इन्हीं चार डिफरेंट पार्ट से मिलके पूरा नेफ्रॉन बना हुआ है। स्ट्रक्चर में आप देखो, ये स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, एक एंड इसका ये है बॉमन्स कैप्सूल वाला, फिर ये फर्दर कॉइल्ड होके जाता है जिसको हमने कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पढ़ा। हेनलेज लूप की हम बात करते हैं, ये भी पार्ट कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का है, और फिर फर्दर ये कलेक्टिंग डक्ट में जाके ओपन हो जाता है। कलेक्टिंग डक्ट आगे जाके पेल्विस में ओपन होती है। पेल्विस से एक पाइप आती है, एक ट्यूब जाता है जिसको हम यूरेटर बोलते हैं। ये यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को पास आउट करता है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, हर एक पार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर ये जो कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर है ये आराम से सुलझ जाएगा। तो देखते हैं हम, पहला स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला बॉमन्स कैप्सूल का। तो बॉमन्स कैप्सूल के बारे में खासियत क्या है कि ये एक एंड है नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन का एक स्टार्टिंग एंड हम मान सकते हैं। इसकी खास बात क्या है कि इनके पास बंच ऑफ कैपिलरीज होती हैं। बंच ऑफ कैपिलरीज कॉमन सी चीज है, बंच ऑफ कैपिलरीज है, मतलब यहाँ पे क्या होगा? ब्लड बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा। तो यहीं से काम शुरू हो जाता है नेफ्रॉन का कि ये ब्लड का फिल्ट्रेशन करेंगे। इधर एक आर्टरी होती है जिसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। ये एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड को एंटर कराएगी। इधर फिल्ट्रेशन का काम होगा। ये जो बॉमन्स कैप्सूल एक बाउल की तरह स्ट्रक्चर होता है, उस बाउल में कई सारी कॉइल्ड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, और यहाँ से जब ब्लड एंटर करता है तो ये कैपिलरीज इधर फिल्ट्रेशन का काम करेंगी,
और फिर इस ब्लड को फर्दर एफरेंट आर्टरियोल से बाहर की तरफ भेज देती है। ठीक है, इनका काम सिंपल है। बॉमन्स कैप्सूल क्या है? एक बाउल जैसा स्ट्रक्चर है, एक एंड है नेफ्रॉन का, और इसमें प्रेजेंट होते हैं बंच ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज प्रेजेंट है मींस ब्लड होगा। ब्लड आता है इसके एक एंड से जिसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल, और फिर जब ब्लड फिल्टर हो जाता है तो इसको इफरेंट आर्टरियोल से हटा दिया जाता है। जो यहाँ पे बंच ऑफ कैपिलरीज होती हैं, इनको एक नाम देते हैं, दैट इज ग्लोमेरुलस। हम हर जगह बंच ऑफ कैपिलरीज नहीं नाम लेंगे। बॉमन कैप्सूल में जो कॉइल्ड कैपिलरीज होती हैं, उन कैपिलरीज का नाम क्या है? ग्लोमेरुलस। हम हर एक जगह पे यही वर्ड यूज करेंगे। वर्ड क्या है? ग्लोमेरुलस। यहाँ पे जब ग्लोमेरुलस में ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा तो उस फिल्ट्रेशन को नाम देते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अब ये फर्दर जो स्ट्रक्चर है बॉमन्स कैप्सूल का, ये जाके ओपन होता है कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में हम पढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट है। कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दैट्स व्हाई इनका नाम कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। इनके दो रीजन्स होती हैं। दो रीजन में क्या है? एक है पीसीटी, दूसरा है डीसीटी। पीसीटी को बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डीसीटी को कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मेन फंक्शन इनका क्या है? ये सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। सबसे पहला काम फिल्ट्रेशन, ब्लड का फिल्ट्रेशन करना है इनको, एंड यूरिन का फॉर्मेशन करना है नेफ्रॉन को। तो इधर क्या होगा? बेसिकली स्टार्ट होता है सारी कहानी बॉमन्स कैप्सूल से, बिकॉज पहला पार्ट वही है। तो बॉमन कैप्सूल में फिल्ट्रेशन स्टार्ट हुआ। फिल्टर करते टाइम मान लो कुछ अच्छी तरीके से फिल्ट्रेशन नहीं हो पाया, कुछ चीजें और आगे की तरफ चली आई, ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट में जाना है। तो यहाँ पे जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, दैट इज पीसीटी और डीसीटी, ये दोनों वापस से जाते हैं चेक करने के लिए कहीं कोई अच्छी चीज तो नहीं उठा लाए हो। तो ये उसको सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, वहां पे जो अच्छी चीजें होती हैं उनको रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर आगे जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उनको आगे भेज देते हैं। यहाँ पे क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस एंड सिक्रीशन ऑफ अनफिल्टर्ड वेस्ट। ठीक है, जो अनफिल्टर्ड वेस्ट होते हैं, कभी कभी क्या होता है हमारे ब्लड में कुछ ड्रग्स वगैरह रह जाते हैं, तो इनका सिक्रीशन करा देता है ब्लड से, ब्लड प्योर हो जाता है एंड फिर उसको इफरेंट आर्टियोल के थ्रू बॉडी में सेंड कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हेनलेज लूप। अगर हमने स्ट्रक्चर के बारे में देखा, फिगर पे नहीं जाएंगे, ये पार्ट था, यहाँ पे बाउल जैसा स्ट्रक्चर था, बाउल को हम बोल रहे थे बॉमन्स कैप्सूल, ये था। फिर यहीं से स्ट्रक्चर हमारा स्टार्ट होता था कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का। कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल स्टार्ट होती थी, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ये भी ट्यूब है तो कॉइल्ड होगी। फिर ये फर्दर नीचे एक लॉन्ग टर्न में ओपन होती थी, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता था। फिगर बहुत अच्छा नहीं है, बट हम यहां से क्या करते हैं, एक ओवरव्यू तो ले ही सकते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा ग्लोमेरुलस था, यहाँ पे ये ब्लड जो कैपिलरीज थी इनको हम ग्लोमेरुलस बोल रहे थे। कुछ फिगर लग रहा है उसी तरीके से। पहले सबसे वो बाउल मिला, बाउल का नाम था बॉमन्स कैप्सूल। बॉमन्स कैप्सूल से एक ट्यूब निकलती है, ट्यूब था कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इस ट्यूब्यूल के बाद ये एक लॉन्ग टर्न में ओपन होती थी। इसी लॉन्ग टर्न को हम कहते हैं हेनलेज लूप या फिर लूप ऑफ हेनले। ये जो लॉन्ग टर्न आपको दिख रही है, दिस इज लूप ऑफ हेनले। ठीक है, लूप ऑफ हेनले है। इसके दो लिम्ब होती है, एक जो नीचे जाती हुई पार्ट है, एक जो ऊपर जाती हुई, एक डिसेंडिंग पार्ट है, एक असेंडिंग पार्ट है। इधर ब्लड फिल्टर हो गया, ब्लड चला जाएगा, जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है, जो फिल्टर्ड बचा हुआ वेस्ट चीज आ रहा है धीरे धीरे वो आएगा, फिर ये सबसे पहले डिसेंडिंग पार्ट में जाएगा, देन असेंड होगा, और फिर यहाँ पे पार्ट होता है डीसीटी का। डीसीटी क्या है? कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का सेकेंड वाला एंड, डिस्टल एंड जिसको बोलते हैं, दिस इज पीसीटी।
अब फिर ये जो हेनलेज लूप है, आगे चल के सारा जो भी फिल्टर कलेक्ट हुआ है इसको ले जाते हैं हम कलेक्टिंग डक्ट में लेके। कलेक्टिंग डक्ट नाम से ही पता चल रहा है, फोर्थ वाला पार्ट है नेफ्रॉन का। यहाँ पे क्या हुआ, जो भी यूरिन बना, जो भी फिल्टर होके हर एक चीज आई, फिल्टर हुआ, अच्छी चीजें उधर चली गई, अब इधर वाटर हुआ या फिर जो भी सॉल्ट वगैरह है, ठीक, जिनका यूज नहीं है बॉडी में, जो अब वेस्ट प्रोडक्ट कहलाएगा, उस वेस्ट को इधर फर्दर कलेक्टिंग डक्ट में लेकर आते हैं। कलेक्टिंग डक्ट क्या है, कलेक्टिंग डक्ट में अब आ जाएगा यूरिन। जो सारा वेस्ट बचता है सबको इकट्ठा मिला के हम यूरिन कहते हैं। यूरिन में क्या होगा, यूरिया वगैरह भी होंगे, और इसी कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू पहले यूरिन हर एक जगह से, जितने भी नेफ्रॉन्स है, 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स है भाई, तो सभी के क्या होंगे, ऐसे एक स्ट्रक्चर है ये एक यूनिट का, तो सारे कलेक्टिंग डक्ट्स ने यूरिन, थोड़े थोड़े अमाउंट वाले यूरिन कलेक्ट किए होंगे। अब ये सारे कलेक्टिंग डक्ट का जो भी यूरिन है उसको सब कुछ कलेक्ट करके यहाँ पे भेज देते हैं। ये जो पार्ट है हर एक जगह से इसने कलेक्ट किया कलेक्टिंग डक्ट ने, ये कलेक्टिंग डक्ट हर एक जगह से लाएगा यूरिन, सारे कलेक्टिंग डक्ट उसको यहाँ पे ड्रेन कर देंगे। ड्रेन कहाँ पे करेंगे, सबसे पहला स्ट्रक्चर हमें मिलता है पेल्विस का, पेल्विस में इसको ड्रेन कर देंगे, और फिर ये फर्दर पेल्विस से चला जाता है यूरेटर में, यूरेटर से ये चला जाएगा अपने पाउच में, पाउच में कुछ टाइम तक स्टोर रहेगा, और जब फिर ऐसा फील होगा कि अब इसको पास आउट कर देना चाहिए तो नर्व्स इंपल्स देती हैं। आई थिंक इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्या था, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ रहे थे। पहला स्ट्रक्चर था बॉमन्स कैप्सूल का, दूसरा है कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जिसमें हमने दो देखा, पहला था पीसीटी, दूसरा है डीसीटी, एंड थर्ड पार्ट हमें मिलता है हेनलेज लूप। हेनलेज लूप कुछ नहीं है, एक यू टर्न की तरह स्ट्रक्चर है, लॉन्ग टर्न होती है, ये लॉन्ग टर्न आगे जाके डीसीटी में ओपन होती है, एंड ये डीसीटी ओपन हो जाता है हमारा कलेक्टिंग डक्ट में। बॉमन्स कैप्सूल में ग्लोमेरुलस होते हैं, वहां पे ब्लड का फिल्ट्रेशन वगैरह होगा, फिल्ट्रेशन के बाद ब्लड इफरेंट आर्ट्रियोल से चला जाता है, और यहाँ पे जो भी फिल्ट्रेशन हुआ वो फिल्टर्ड चीज इधर आएगी। कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा, उधर कोई अच्छी चीज तो नहीं आ गई, उनका सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, फिर रीअब्जॉर्ब करने के बाद सारी चीजों को आगे भेजते हैं, आगे वो हेनलेज लूप में जाएगी, फिर फर्दर इनको कलेक्टिंग डक्ट में ले जाके कलेक्ट कर लिया जाता है। हर एक नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट से सारे यूरिन को वापस पेल्विस में भेजते हैं। पेल्विस में भेजने के बाद ये यूरेटर के थ्रू यूरेथ्रा में या फिर यूरिनरी ब्लैडर में पैक हो जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में पैक होने के बाद ये यूरेथ्रा ओपनिंग होती है, उसके थ्रू पास आउट कर दिया जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास किस तरीके से ब्लड सप्लाई होता है नेफ्रॉन में। मेन फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन इज टू फिल्टर द ब्लड। हमें पता है नेफ्रॉन का मेन फंक्शन क्या है, ब्लड का फिल्टर करना, फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। द ब्लड कम्स टू द नेफ्रॉन थ्रू द एफरेंट आर्टरियोल। ये जो बाउल हम पढ़ रहे थे, यहां से आती है एफरेंट आर्टरियोल, आर्टरी आएगी, एफरेंट आर्टरियोल आती है, यहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी, कैपिलरीज को हमने ग्लोमेरुलस कहा था, और फिर ये इफरेंट आर्टरियोल बना के इधर निकल जाती हैं। तो ब्लड को लेकर आती है ये एफरेंट आर्टरियोल, ब्लड आया, फिर ये क्या होगा, ये यहाँ पे दैट फॉर्म्स द ग्लोमेरुलस, यही एफरेंट आर्टरियोल यहाँ पे आएंगी, बंच ऑफ कैपिलरीज मिलती हैं जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। यहाँ पे एक साथ इकट्ठा होंगी, ये इकट्ठा होने के बाद इफरेंट आर्टरियोल बनाती हैं। ये हो गया एफरेंट आर्टरियोल, ये हो गया ग्लोमेरुलस, एंड ये हो गया इफरेंट आर्टरियोल। इस स्ट्रक्चर में हम क्या कह रहे हैं, इफरेंट आर्टरियोल अगेन डिवाइड्स टू फॉर्म मेनी कैपिलरीज। अब ये आगे जाती है, बहुत सारी कैपिलरीज बना लेती हैं। दीज कैपिलरीज फॉर्म्स एन एक्सटेंसिव फाइन नेटवर्क ओवर ऑल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। यहाँ पे ये जो कैपिलरीज हैं ये एक्सटेंसिव नेटवर्क बनाती हैं, उस नेटवर्क का नाम क्या होता है, PTCN।
पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। ये क्या होता है अभी हम आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे किस तरीके से ब्लड सप्लाई हो रही है नेफ्रॉन के थ्रू। सबसे पहला काम क्या करेगा, एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड को लेकर आएगा बॉमन्स कैप्सूल में, फिर बॉमन्स कैप्सूल से उधर ग्लोमेरुलस बनती है, ये ग्लोमेरुलस आगे इफरेंट आर्ट्रियोल में ओपन होंगी और वो इफरेंट आर्ट्रियोल फर्दर आगे जाके बहुत सारी कैपिलरीज में चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो हेनलेज लूप का स्ट्रक्चर पढ़ा था, ये चीज कॉमन सेंस है, कहीं भूलना नहीं है। हमारी बॉडी में हर एक जगह ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी, तो इनकी तरफ भी क्या होता है, ये चीज प्रेजेंट होगा, कई सारी नर्व्स होंगी। कोई भी स्ट्रक्चर हो उधर दो चीजें कॉमन होंगी भाई, नर्व्स होगा, ब्लड वेसल्स होंगी, क्योंकि हमारी बॉडी में हर एक पार्ट में ब्लड का फ्लो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। सो इतनी चीजें क्लियर हैं या नहीं। पहले हमने देखा किडनी का स्ट्रक्चर, हमारी जो एक्सक्रीटरी यूनिट है दैट इज किडनी। किडनी के हमने स्ट्रक्चर को पढ़ा। किडनी में कई सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, जो एक ओपनिंग होती है, उसी लार्ज ओपनिंग के थ्रू आर्टरीज और नर्व्स एंटर करती हैं किडनी में, वहां से वेन्स और यूरिनरी ब्लैडर वाली जो पाइप होती है वो बाहर की तरफ आती है और फिर फर्दर ये चीजें आगे बढ़ती हैं। तो हमने किडनी के स्ट्रक्चर को देखा। किडनी के स्ट्रक्चर में कई सारे ये जो फाइन लाइंस प्रेजेंट थी, उन फाइन लाइंस को हमने नेफ्रॉन के बारे में खास बात क्या है कि ये बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में प्रेजेंट होती हैं ह्यूमन की किडनी में। कितनी प्रेजेंट होती है, अगर नंबर आपसे पूछ ले तो कहीं कंफ्यूज नहीं करना है, 1.2 मिलियन। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप 1.2 to 1.35 लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये स्ट्रक्चर फर्दर आगे बढ़ता है, पूरी कहानी आके स्टॉप होती है नेफ्रॉन के पास। नेफ्रॉन के बारे में हम बात करते हैं, एक फंक्शनल यूनिट है किडनी की। नेफ्रॉन ही इंपॉर्टेंट है किडनी में, जो भी सारा काम हो रहा है फिल्ट्रेशन का या फिर यूरिन फॉर्मेशन का, वो सब कुछ होगा नेफ्रॉन में। तो यहाँ पे क्या है कि नेफ्रॉन का दो ही काम है, फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ये अपना दोनों काम किस तरीके से करते हैं, तो इनके पास कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स होती थी। कौन कौन सी हैं, बॉमन्स कैप्सूल है, कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, हेनलेज लूप है एंड कलेक्टिंग डक्ट्स है। अब इस फिगर को अगर समझा जाए तो आराम से समझ आएगा। सब कुछ इधर से शुरू होता है, ये रहा हमारा बॉमन्स कैप्सूल। बॉमन्स कैप्सूल आगे जाके ओपन होता है पीसीटी में, जो कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का पार्ट था। ये आगे जाता है हेनलेज लूप में, फिर इधर पार्ट आता है डीसीटी का और डीसीटी ओपन होता है कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट हर एक पार्ट से, ठीक है, जितने भी नेफ्रॉन्स है सारे यूरिन का फॉर्मेशन करेंगे और सब कुछ जितना भी यूरिन फॉर्म हुआ है वो कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है। फिर इस कलेक्टिंग डक्ट से पेल्विस में यूरिन को ड्रेन कर देंगे और फिर उस पेल्विस से फर्दर ये यूरेटर में भेजा जाता है। यूरेटर के बाद जो पाउच होती है, ये जो पाउच है, पाउच का नाम है यूरिनरी ब्लैडर। इधर यूरिन को स्टोर करके रखते हैं और फिर जब टाइम टू टाइम इसको यूरिन को पास आउट करते रहते हैं। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर था, किस तरीके से किडनी फंक्शन करती है, किस तरीके से इनका स्ट्रक्चर है। मैकेनिज्म क्या होता है फिल्ट्रेशन का, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे फर्दर इस चैप्टर को। वहां पे हम प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है, हीमोडायलिसिस जो बहुत कॉमन है आज के टाइम में, वो किस प्रोसेस से होता है, क्या दिक्कत आती है तो हीमोडायलिसिस करने की जरूरत पड़ती है, ये सारा कुछ हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।